आपने देखा कि किस तरह से हम टिपिकल क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व करने लगे हैं और लिमिटेड स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन से भी आप बच जाएंगे जब आप इन क्वेश्चंस को जो अप्रोच मैंने बताई केसीएल से सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है फाइंड आउट द करंट इन ब्रांच ए बी। ब्रांच ए बी में हमें करंट चाहिए ए बी, ठीक है ना। पोटेंशियल मेथड मैंने आपको सिखाया था और मैंने कहा था कि आप केवीएल को बिल्कुल जब कठिनाई आए, जब आपको दिखे कि और कोई रास्ता नहीं है, तभी आप केवीएल यूज करें, अदरवाइज आप केवीएल यूज ना करें और सर्किट सॉल्व करने के दूसरी टेक्निक्स अपनाएं। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें इस ब्रांच में करंट चाहिए, तो मैंने आपसे बोला था कि आप सबसे इस सर्किट को देखो कि कौन से पॉइंट पर आप पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो। तो आपको देखा ये कि ये अगर 0 वोल्ट पे है और इसको भी हम 0 वोल्ट पे एज्यूम कर लें तो हमें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिल ही जाएगा। बाकी आप देखो कोई भी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर यहाँ पे नहीं आएगा। तो सर्किट में ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा आपको जहां पर आप इस तरह का पोटेंशियल एज्यूम कर सके, ठीक है ना। अब ये 0 वोल्ट हो गया तो ये भी कितना हो गया 0 वोल्ट। अब आप जानते हो ये 0 किससे है, लोअर पोटेंशियल से जुड़ा है, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से जुड़ा है। तो हायर पोटेंशियल का पॉइंट 0 से 5 ज्यादा आ जाएगा क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो ये वाला पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 इस लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। ये तुरंत क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ही आप इस तरह का पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है ना। और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम जल्दी भी हो पाएगा। अब आप देख रहे हो कि मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया, तो यहां से लेकर के यहां तक अब मुझे इस सर्किट की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही है। अब मैं जब इस सर्किट को वापस रीड्रॉ करता हूं तो सबसे पहले मैंने वो ब्रांच बना ली है जहां पर मुझे करंट चाहिए, और वो ब्रांच है यहां पर ए बी, जिसमें यहां पर 2 वोल्ट की बैटरी और यहां पर 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। मुझे ये भी पता लग गया है कि ये पॉइंट तो 0 वोल्ट पर है। अब मैं इधर आता हूं यहां से लेके यहां तक, है ना, यहां से लेके यहां तक आते हैं इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दे रखा है हमें यहां पर पता लग गया 1 वोल्ट, ठीक है ना। और आप जब यहां से यहां पर आओगे तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, और मान लेता हूं कि ये रेजिस्टेंस को मैंने 2 ओम ले लिया यहां पर, तो ये 1 और 2 रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे यहां पर। तो इस पॉइंट पर आप आए हो जिसका पोटेंशियल कितना लिया है आपने 1 वोल्ट, और यहां से लेके यहां तक 1 और 2 3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया और ये बैटरी आ गई। ठीक है ना। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। जब आप यहां से यहां पर आते हो, क्योंकि इसके आगे का सर्किट तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा और ये वाला पॉइंट मिलेगा कितने वोल्ट पर आपको 5 वोल्ट पर। अब आप पॉइंट ए का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। क्या लिखोगे V1 बाय R1, लेकिन पॉइंट ए से 2 कनेक्टेड है, ठीक है ना, प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3, लेकिन यहां पर प्लस 2 आ जाएगा, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। अब ये -1 बाय 3 और ये +2 बाय 3, तो ये कितना हो गया 1 बाय 3। 5 + 1 बाय 3, 5 + 1 बाय 3 का मतलब कितना हो गया 16 बाय 3, है ना। और नीचे 1 बाय 3 + 1 बाय 3 2 बाय 3 और +1 करोगे आप तो ये आ जाएगा 5 बाय 3, 16 बाय 5, और 16 में आप जब 5 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.2 वोल्ट। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल गया 3.2 वोल्ट। तो जब पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना मिल गया हमें 3.2 वोल्ट, तो यहां पर आप जब पहुंचोगे तो 2 वोल्ट कम हो चुका होगा, तो ये हो जाएगा 1.2 वोल्ट, और ये कितने पर है 0 पर, तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 1.2, तो करंट हो जाएगी 1.2 बाय 3.4 एम्पियर। और ये एक लाइन का सॉल्यूशन हमें इस टिपिकल क्वेश्चन का मिला है। और अगर आप चाहें तो इस सर्किट को और भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप यहां पर, मैं थर्ड मेथड बता रहा हूं आपको वो तो थर्ड मेथड
क्योंकि फर्स्ट तो केवीएल है जिसको हम यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। एक मेथड जो सेकंड मेथड मैंने आपको यूज करना सिखाया वो ये है। अब आप जब देख रहे हो यहाँ पर 1 है और आप इस 2 वोल्ट को और 3 ओम को यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जब आप 2 वोल्ट को यहाँ पे लाओगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, 1 वोल्ट 1 वोल्ट, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर ये 0 है, इसको 3 को आप ऊपर ले जाओ और यहां पर आपने ये बैटरी लगा दी, जो ऊपर से बैटरी आई थी, यहाँ पे कितनी आई थी 2 वोल्ट, इसको आपने 0 वोल्ट पे कंसीडर कर ही रखा है। और यहां तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि यहां बैटरी नहीं है, 5 वोल्ट। ये कितना था 2 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट पर हायर पोटेंशियल है, इसमें 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना बचेगा -1 वोल्ट, 1 माइनस 2। ये 0 है, 0 से ये 2 हायर हो जाएगा तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अब मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पर ए, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता ही है 2 वोल्ट है, तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, है ना, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 1 बाय R2 और प्लस 1 बाय R3। अब ये हो गया 5 प्लस 1 बाय 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 बाय 3, और नीचे तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा 16 बाय 3, और ये कितना आ जाएगा 3.2 वोल्ट आपको सीधा मिल गया। अब ये पॉइंट 3.2 वोल्ट पर है और ये कितने पर है 2 वोल्ट पर है, तो करंट हो जाएगी 3.2 माइनस 2 और ये रेजिस्टेंस 3, तो 0.4 एम्पियर। तो अब आपने देखा ये मेथड आपको और भी शॉर्ट पड़ गया और एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो सर्किट सॉल्व करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो उस सर्किट को बिल्कुल सिंपल बना देंगे। वो टेक्निक्स आपको बस आनी चाहिए, और ये टेक्निक्स आने के लिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, जैसे पहले वाले वीडियो को 1-2 बार और देखिए, तब आपको पता लगेगा कि ये सर्किट जो हमें दिखने में बड़े बड़े दिखते हैं, लंबे लंबे, विदाउट केवीएल, विदाउट यूजिंग इक्वेशंस ऑफ केवीएल, वी कैन सॉल्व देम बाय वेरी इजी मेथड्स। तो इस तरह से आप टिपिकल क्वेश्चंस में इन मेथड्स को ट्राई करें, ठीक है ना। जिन मेथड्स को मैंने यहां पर बताया है आप उनको ध्यान से देखें और पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करके। अब इसके रिगार्डिंग में आपको 1-2 इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं यहां पर। If potential at any point is already given, अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल हमें पहले से ही दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, तो फिर आप कोई पोटेंशियल अपनी तरफ से एज्यूम ना करें। नेवर एज्यूम that potential at any other point। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, मान लो यहां पर ये E लगा है, ये R लगा है और ये R लगा है, और यहां पर हमें ये ग्राउंड या फिर अर्थिंग दे रखी है, ठीक है ना, ये अर्थिंग दे रखी है हमें यहां पर। और अब हमसे पूछा गया कि फाइंड आउट द करंट I, ये I करंट बताइए क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है यहां पर। तो अब हम देखते हैं, जैसे आपने किसी ने बोला कि सर मैं ऐसा करता हूं कि इसको 0 वोल्ट मान लेता हूं, इसको मैं E मान लेता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप इसको 0 और E नहीं मान सकते, क्योंकि एज पर ट्रेडिशन अर्थ इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट 0 पोटेंशियल, अर्थ इज ऑलवेज एट 0 पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये 0 वोल्ट हमें पहले से ही गिवन है, इसका मतलब ये पोटेंशियल अब 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता तो फिर इसका मतलब ये हम E नहीं मान सकते। तो फिर अब हमें किसी भी पॉइंट पर 0 वोल्ट एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर पहले से ही दे रखा है।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर पोटेंशियल आपको पहले से ही गिवन है तो फिर आप ये अजम्पशन ना करें। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे यहाँ पर अगर ये आई करंट इस बैटरी से एग्जिट होगी तो इसका मतलब आई करंट यहाँ पर एंटर भी होगी, और जब ये आई करंट यहाँ से आएगी इसका मतलब ये इस ब्रांच में भी आई करंट ही चल रही होगी, और ये आई करंट जब आगे जाएगी तो यहाँ पर भी ये करंट आई आएगी। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि ये करंट, क्योंकि बैटरी के दोनों प्लेट्स पर या बैटरी के दोनों एंड्स पर करंट हमेशा सेम होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई बैटरी यहां से आई करंट दे और इधर से आई माइनस आई वन करंट ले। तो अगर इस करंट को यहां पर आई कहा गया है तो 100% ये करंट आई यहां पर आएगी। अब आप कहोगे सर इसका मतलब ऊपर करंट नहीं जाएगी। अगर आप ऊपर एज्यूम करते करंट कितनी गई एक्स, तो आपके हिसाब से ये करंट कितनी होनी चाहिए थी आई माइनस एक्स, लेकिन हमें ये पता है कि ये करंट तो आई माइनस एक्स नहीं होगी, ये करंट तो हर हालत में आई ही होगी। इसका मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और जब ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी इसका मतलब करंट सिर्फ इन टू रेजिस्टेंस में ही फ्लो होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा I इक्वल टू E/2R। तो दिखने में ये टिपिकल दिखने वाले क्वेश्चन कुछ कंसेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं जो हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किए हैं। इसके लेक्चर के PDF में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हिंट्स भी मिलेंगे, और अगर नहीं भी आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और ऐप पर या कहीं पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तब हम इन टेक्निक्स को और सीख पाएंगे। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उस प्रॉब्लम को हमें बीच में छोड़ना पड़ गया था जिसको हम कर रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बना दिया है उसे, और KVL से हमने सॉल्व किया था उसको पूरा इक्वेशन बनाकर, तो उसका आंसर हमारा 1 एम्पियर आया था। और मैंने आपसे कहा था कि अब इसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे और KCL से हम इसको ट्राई करते हैं ताकि हमारा ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। और KCL यूज कैसे करते हैं इसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया था कि आप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ वापस। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल V1, इसका V2, इसका V3, और यहाँ 3 बैटरीज लगी है E1, E2, E3। ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर R1, R2 और R3, और हमें इस पॉइंट O का R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता ही है। और मैंने आपसे ये बताया था कि जब बैटरीज भी लगी हैं तो उनको हम कैसे इंक्लूड करते हैं। तो शॉर्टकट में हमने ये सीखा था कि पॉइंट O पर इसका नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ -E1 आएगा, पॉइंट O पर इसका भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट O पर E3 बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर +E3 हो जाएगा। और ये सिंपल मेथड यूज़ करके हम उस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस सर्किट को KCL से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो KCL से सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि जिस लूप में हमें या जिस ब्रांच में हमें करंट चाहिए तो उसको तो हम एज इट इज़ रख दें यहाँ पर। ये 2 वोल्ट और ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब इधर वाला जो हमें लूप दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लूप है, इसमें सारे रेजिस्टेंस एक तरफ और बैटरी एक तरफ हम खिसका देंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक तरफ आ जाएंगे तो ये 1 और ये 1, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से चले हम तो ये नेगेटिव पहले मिला, फिर पॉजिटिव, और आपको ये पता है कि जब दो बैटरीज इस तरह से जुड़ी होती है कि पॉजिटिव साथ में हो या फिर नेगेटिव साथ में हो, तो इक्विवेलेंट EMF जो आता है वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो 10 - 2 यहाँ पर बन जाएगा 8 वोल्ट। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव से ऑल्टरनेट है तो यहाँ ये ऐड हो जाएंगे और ये पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 वोल्ट। ध्यान रखना पॉजिटिव, यहाँ से इस वाले एंड से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको रिड्यूस कर दिया है और अलग अलग लूप में रेजिस्टेंस और बैटरीज को हमने यहाँ पर
शिफ्ट कर दिया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर चलेंगे यहाँ पर, और जो भी आपको कॉमन पॉइंट दिख रहा है उसको अपनी इच्छा से आप कोई भी पोटेंशियल असाइन कर दें, 0, 1, 2, 3 जो भी। जैसे मान लीजिए आप कहोगे सर मैं इसको 0 दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो नहीं, आप इसको मत दो। जैसे मान लो आपने इस पॉइंट को पोटेंशियल 0 वोल्ट दिया, तो अपने आप ये भी किस पर आ जाएगा, 0 वोल्ट पर, और अपने आप ये भी किस पर आ जाएगा, 0 वोल्ट पर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंगल कंडक्टिंग वायर है, तो ये सेम पोटेंशियल पे होगा। तो अगर ये 0 वोल्ट पर, तो ये भी 0 वोल्ट पर और ये भी 0 वोल्ट पर। अब ये 0 वोल्ट पर पॉजिटिव वाला, हायर पोटेंशियल 0 पर, तो ये लोअर पोटेंशियल 0 से 8 कम, 0 से 8 कम, क्योंकि नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -8। ये 0 है, नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल 0 से 6 ज़्यादा, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा। हमारे सामने जो सर्किट अब निकल करके आया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल -8, इस पॉइंट का पोटेंशियल 6, और यहाँ पर ये बैटरी है 2 वोल्ट 2 ओम, और ये वाला पोटेंशियल कितने पर है, 0 वोल्ट पर। आप सिर्फ इस ट्रायंगल टाइप को देखिए तो आपको ये पोटेंशियल मिल जाएंगे। अब ये V1 हो गया, R1 हो गया, ये V2 हो गया, R2 हो गया, और मुझे इस पॉइंट M का पोटेंशियल मिल जाएगा। पॉइंट M का पोटेंशियल क्या आ जाएगा यहाँ पर, V1/R1 प्लस V2/R2, 6 में 2 का डिवाइड किया, ठीक है ना, और प्लस V3/R3 करता 0, R3 करता, R3 कितना है 2, लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ पॉजिटिव जुड़ा है, जिस पॉइंट पर पॉजिटिव जुड़ा होता है उसका EMF ऐड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/R1, 1/R2, 1/R3। 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बन गया 1, 3 और 1 4, 4 - 4 0। इसका मतलब M का पोटेंशियल कितना आया, 0। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 0 वोल्ट। अब मैं केवल इस ब्रांच को देख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ब्रांच में करंट चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 0 वोल्ट पर, ये भी किस पर है, 0 वोल्ट पर, ये 2 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा कनेक्टिंग वायर है, तभी तो ये सेम पोटेंशियल पर है। अब इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, 2 वोल्ट का EMF, 2 ओम रेजिस्टेंस, तो अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगी I = V/R, और V की जगह 2, R की जगह 2, हमारा आंसर कितना आया, 1। तो कैलकुलेशन के नाम पर एक लाइन और 2 लाइन। तो हमने देखा कि वो क्वेश्चन जो KVL में बहुत ही लंबा लग रहा था, KCL यूज़ करते ही वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, और इसमें गलतियों के चांसेस भी कम हो जाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, और ये उसका बेसिक कंसेप्ट है जो हमने पहले सीख लिया था, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करते हैं, और अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सेल, और इलेक्ट्रिक सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जाने सेल की डेफिनेशन। तो सेल इज अ डिवाइस, सेल एक डिवाइस होती है, नंबर 1, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस potential difference between 2 points, potential difference between 2 points, यानी सेल वो डिवाइस है जो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगी। तो अगर हम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम सेल को यूज कर सकते हैं। नंबर 2, ये सभी डेफिनेशन जो हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड ही है। केमिस्ट्री में भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं, और उसमें आपको टीचर लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताते हैं, जिसमें एक केमिकल इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वो जनरल डेफिनेशन होती है कि सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वी कैन से दैट सेल इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फिजिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन क्या है, तो विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वी कैन से दैट सेल इज अ डिवाइस which is used to maintain the flow of current,
और वो डिवाइस जो कॉमन है वो तो आप जानते ही हैं, सेल इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी in the form of chemical energy। तो ये सेल से रिलेटेड अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अब इसमें मैंने यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन जो यूज की है, विच इज यूज्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट फ्लो मेंटेन करने के काम में आती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक कैपेसिटर एज्यूम करते हैं, वो कैपेसिटर जो पहले से ही चार्ज्ड है, जिसको हमने फुली चार्ज दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी इस पर आ चुका है, और यहाँ पर ये सोर्स यानी कि बैटरी है, और बैटरी में भी ये 2 एंड्स हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इन दोनों में जो कॉमन बातें हैं वो क्या, कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोड्यूस करेगा, विच कैन प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय, इन दोनों में से कौन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। तो आप बोलोगे कि अगर आपने एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया तो ये भी करेगा, ये भी करेगा, दोनों करेंगे, ठीक है ना। विच कैन प्रोड्यूस करंट, करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो अगर आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ये दोनों करंट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये कैपेसिटर इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो गया तो करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन यहां पर हम आइडियल कंडीशन में ये मान रहे हैं कि सेल एक वो डिवाइस है जो करंट फ्लो को मेंटेन रखेगा। इसका मतलब ये कि इसमें करंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी, करंट बिकम्स जीरो, और इसमें जो करंट का ग्राफ आप टाइम के साथ में लोगे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इसमें अगर आप करंट का ग्राफ टाइम के साथ में लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये वो डिवाइस है जो करंट फ्लो को मेंटेन रखेगी। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस आप दोनों से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया है या आपने एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया है, तो करंट दोनों में ही फ्लो होगी, लेकिन ये करंट डिक्रीजिंग करंट होगी और ये करंट कांस्टेंट करंट होगी। तो दोनों में से कौन करंट को मेंटेन रख पाया, कांस्टेंट रख पाया, तो हम बोलेंगे सेल। सो सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, दो वी कैन प्रोड्यूस करंट बाय द कैपेसिटर also, but current due to capacitor is not constant, it will decrease exponentially with time। इस सेक्शन में अब हम देखेंगे कि सेल और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ध्यान से देखिएगा यहां पर। तो सेल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहां पर, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर से तो हमें यहां पर कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स में ये सेल किस तरह से यूज में आएगा ये हम देख रहे हैं यहां पर। तो ये सेल होता है और यहां पर ये इसका ईएमएफ और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, राइट। तो पॉइंट ए जो यहां पर है इसको कहा जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉइंट बी जो है उसको कहा जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कहा जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। कई बार इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं। ई यहां पर जो होता है ईएमएफ ऑफ सेल, एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब सेल मैन्युफैक्चर हो जाता है और सेल बन जाता है तो उसके बाद उस सेल के अंदर उसका ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाते हैं। यानी हम जब फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे सर्किट के अंदर, तो हम उस सर्किट के अंदर सेल से रिलेटेड इन दोनों क्वांटिटीज को कांस्टेंट मानकर चलेंगे। किस किस को? उसके ईएमएफ को और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को। जबकि हम जानते हैं कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है
टेम्परेचर पर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स मर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में उनको कितना एरिया मर्ज है, कितना एरिया डूबा हुआ है, ठीक है ना, इन सभी, और साथ में उस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स वो हैं जो एक्सटर्नल हैं। जब सेल की हम बात कर रहे होते हैं, जब सेल बन चुका होता है तो फिर अब उसके टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, उसके टर्मिनल्स को हम अंदर घुसा नहीं सकते, वो सब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की बातें होती हैं। जब सेल आपके सामने फिजिक्स में आएगा और जब आप उसको सर्किट में यूज करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या है, कांस्टेंट, और उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट। जबकि ये रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और हम देखेंगे आगे जाकर के कि इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी फैक्टर्स पर इन सभी फैक्टर्स पर अलग अलग किस तरह से डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या चेंज आएगा या इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करने पर क्या चेंज आएगा। लेकिन अभी हम ये बोल रहे हैं कि आप इस रेजिस्टेंस को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट, जब तक आप सर्किट को में सेल को यूज करेंगे। तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्वांटिटीज क्या रहेंगी, कांस्टेंट। जबकि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा ये अलग अलग सर्किट में अलग अलग आएगा और ये डिपेंड करेगा कि आप सेल को किस तरह से यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जब आपका सर्किट चेंज हो जाएगा, सेल को यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप सेल को चार्ज करें या आप सेल को डिस्चार्ज करें या आप सेल को शॉर्ट सर्किट कर दें। तो इन सभी कंडीशंस में कौन सी क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज, बट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हर हालत में कांस्टेंट रहेंगे। तो अब सेल से रिलेटेड क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो ये सेल जो हमने यहाँ पर बना दिया है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये ए और बी के टर्मिनल्स हैं, ई इसका ईएमएफ है और आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब पॉइंट ए और बी से सर्किट में जो बाहर से रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, इस रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो सर्किट में, हर सर्किट में दो तरह के रेजिस्टेंस होंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हमने सेल के बाहर दिखाया है, एक्चुअली जब सेल आप बनाते हैं और सेल के अंदर ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो प्रेजेंस होती है वो इसके बीच में ही होती है। जब आप इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं और इस सर्किट में जब करंट फ्लो होना शुरू होती है तो ये करंट इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से भी फ्लो होती है और तभी ये सर्किट पूरा हो पाता है। आउटसाइड द सर्किट, सर्किट के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो ये करंट हमेशा हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दिखाई देती है। जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये करंट इस तरह से फ्लो होती है। बट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर भी करंट होती है और ये करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन या पॉजिटिव आयंस के फ्लो की डायरेक्शन को लिया जाता है। केमिकल इलेक्ट्रोलाइट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दिखते हैं और जब मैंने करंट की डायरेक्शन यहां बना दी है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आप ये बोल सकते हो कि सेल के अंदर क्या हो रहा होता है कि पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव कर रहे होते हैं और इस तरह से ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो जब ये चार्ज का फ्लो यहां पर होता है सेल के अंदर तब केमिकल इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस रहता है या जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है आयंस की वजह से, मॉलिक्यूल्स की वजह से,
उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसे हमने यहां पर सेल के बाहर दिखाया है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, नॉट आउटसाइड द सेल। लेकिन सर्किट में हमने इसको सेल के बाहर दिखाया है। दिस रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो दो तरह के रेजिस्टेंस हो गए, एक सेल के अंदर वाला और एक ही बाहर वाला। इसलिए इस रेजिस्टेंस को क्या कहा गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? और क्या कहेंगे हम? लोड रेजिस्टेंस। दोनों एक ही बात है। अब ये करंट यहां पर फ्लो हो रही है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है यहां पर, वो है ईएमएफ, जिसको हम यहां पर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब पॉजिटिव चार्ज सर्किट में फ्लो होता है, चाहे आप आउटसाइड रेजिस्टेंस बोल दो या फिर इनसाइड रेजिस्टेंस बोल दो, तो हमें एक ड्रिवन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये शुरू से ही पढ़ लिया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर जो यहां पे हमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगा विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो एक ड्रिवन फोर्स प्रोड्यूस करता है, और वो फोर्स कहां से मिलता है? हमें कहां से मिलता है? सेल से। बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, ये फोर्स नहीं है, जबकि इसकी वर्ड में यहां पर फोर्स आता है। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज द वर्क डन टू सर्कुलेट unit positive charge in whole circuit। in whole circuit का मतलब ये होता है against external resistance and internal resistance। यानी कि पूरे के पूरे सर्किट में अगर आप इस पॉइंट से चल रहे हैं, मान लीजिए आप इस पॉइंट से चलते हैं और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ए ले रखा है, और इसको पूरे सर्किट में सर्कुलेट कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ईएमएफ। सो ईएमएफ कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर वोल्ट। और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहां से कहां तक है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी और इंटरनल रेजिस्टेंस में भी। तो वर्क डन इसको हम बोल सकते हैं W एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी और W इंटरनल रेजिस्टेंस में भी। राइट? अब आती है बात कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है। टर्मिनल वोल्टेज जिसको मैंने कहा था आपको कि पॉजिटिव पॉइंट का पोटेंशियल और नेगेटिव पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस है ये। ए और बी पॉइंट्स का पोटेंशियल का ये डिफरेंस है। ए इज द पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी इज द पोटेंशियल एट नेगेटिव टर्मिनल। इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, टर्मिनल वोल्टेज इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट ओनली। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज में आप केवल उसी वर्क को कंसीडर कर रहे हो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस में आपको फ्लो कराने के लिए करना पड़ रहा है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर्किट में हमें दो जगह वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आएगा उसे बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और पूरे सर्किट में जो फ्लो कराने के लिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज आएगा उसे हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आप ये बोल सकते हो यहां पर कि ईएमएफ ऑफ द सेल में ये वाला जो पार्ट है ये टर्मिनल वोल्टेज को दिखाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो इंटरनल। तो दोनों वर्क को अगर आपने ऐड कर दिया तो वो ईएमएफ बन जाएगा, और अगर आपने सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट का लिया तो आप उसे क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि ईएमएफ तो कांस्टेंट है, तो टर्मिनल वोल्टेज जब अलग अलग आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू डिटरमाइन टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान में रखिएगा आप, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा। सर्किट में सेल जो यूज होता है
अलग अलग तरीके से यूज में ले सकते हैं। बेसिकली सेल कैन बी यूज्ड बाय 4 डिफरेंट वेज। हम 4 अलग अलग तरीके से किसी भी सर्किट में सेल को यूज में ले सकते हैं, और उन सब की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी वो हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहला है डिस्चार्जिंग, नंबर 2 इज चार्जिंग, नंबर 3 इज ओपन सेल, और नंबर 4 इज शॉर्ट सर्किटेड सेल। सर्किट में हमें पहचान कैसे होगी कि हम सेल को किस तरह से यूज में ले रहे हैं। तो देखिए, ये जब सेल आपके सामने दिखेगा, आपको सर्किट में कोई भी सेल दिखे, और अगर ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट होगी। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इसके अंदर एंटर होती हुई दिख जाए आपको, तो आप समझ जाना कि ये सेल चार्ज हो रहा है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो डेफिनेटली करंट इसमें इस तरह से फ्लो होगी। तो जब सर्किट में आपको ये सेल दिखाई देंगे तो आपको साफ दिख जाएगा कि ये सेल पर्टिकुलरली चार्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है या फिर डिस्चार्जिंग की तरह। तो इसको हम यहां पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एग्जिट हो रही है, सो दिस सेल बिहेव्स एज डिस्चार्जिंग, और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रही है, सो दिस सेल विल बिहेव लाइक द चार्जिंग। ओपन सेल का मतलब होता है कि ना तो इसमें करंट एग्जिट होगी और ना ही करंट एंटर होगी, यानी ओपन में हमें कोई भी करंट इसमें दिखाई नहीं देगी। तो उस सेल को क्या बोला जाएगा? ओपन सेल। जब आप सर्किट में से किसी की को एग्जिट कर देंगे या किसी की को ओपन कर देंगे और उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, तो वो सेल ओपन सर्किट में कहलाएगा। और शॉर्ट सर्किट में होता है, मान लीजिए कि आपने इस सेल के दोनों टर्मिनल्स को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। बहुत रेयर केस है, लेकिन ये भी आपको सर्किट में दिखाई देगा, जिसमें आपने कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं किया, लोड रेजिस्टेंस 0 है, और आपने कनेक्टिंग वायर से उसके दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। तो इस सेल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किटेड सेल। इसमें भी करंट फ्लो होगी क्योंकि सर्किट पूरा हो गया है। तो सिवाय एक सर्किट में, जब ये ओपन सेल है, इन सभी में करंट फ्लो होगी। अब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इन सभी सर्किट्स में आप ए से बी चलें और केवीएल को यूज करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। तो मैं यहां पे चलता हूं, ए से बी जा रहा हूं, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया, करंट के अपोजिट चल रहा हूं क्योंकि करंट तो यहां पर आ रही है। तो टर्मिनल वोल्टेज जो आपको मिलेगा यहां पर, जिसे आप VA माइनस VB कहोगे, वो मिल जाएगा आपको E माइनस IR। इसी तरह से जब आप यहां पर ए से बी केवीएल लगाते हो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ गया, करंट की डायरेक्शन में चले आप, तो यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा E प्लस IR। यहां पर आप ए से बी चलोगे तो आपको करंट मिलेगी ही नहीं, लेकिन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जरूर आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज यहां पर आ जाएगा E के बराबर। यहां पर क्योंकि ये A और B दोनों एक ही पॉइंट है, और शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि whenever 2 points are connected directly by the connecting wire, potential difference between them will be 0. So in this case, terminal voltage will be 0. So we can say that terminal voltage may have any value. Terminal voltage can be less than E. Terminal voltage can be greater than E. Terminal voltage can be 0, or terminal voltage can be equal to E.
लेस देन ई कब आएगा यहाँ पर? जब सेल की डिस्चार्जिंग होगी। तो इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ई से कम आएगा। यहां पर ई से ज्यादा दिखाई देगा, टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन ई, जब सेल की चार्जिंग होगी। और जब सेल ना कोई करंट लेगा और ना कोई करंट देगा, उस केस में टर्मिनल वोल्टेज ई के बराबर आएगा। और जब सेल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। ई ईएमएफ है जो हर हालत में कांस्टेंट रहेगा, बट टर्मिनल वोल्टेज may have different value depends on the circuit।